हाय गाइस, माई सेल्फ कल्याणी झा। आज से हम एक नई कोशिश कर रहे हैं कि हम बायोलॉजी एनसीईआरटी में बायोलॉजी को समझ सके कि एग्जैक्टली एनसीईआरटी हमें बायोलॉजी के थ्रू बताना क्या चाहती है। तो उस क्रम की शुरुआत में, उस सीरीज़ की शुरुआत में फर्स्टली हम रिप्रोडक्शन यूनिट की बात करते हैं। तो जब हम इस यूनिट की शुरुआत करते हैं तो इसमें हमें स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ दिया गया। यूजुअली बच्चे उसको छोड़ देते हैं। मैं भी ऑलमोस्ट इसको छोड़ चुकी थी, बट इसको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये एक बेस है। मतलब कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि आखिर हमें इस यूनिट में क्या कहना चाह रहा, और इस यूनिट में जो चैप्टर्स हैं 4, उसमें क्या क्या बताने की कोशिश की जा रही है, उसकी एक छोटी सी शुरुआत है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बायोलॉजी है क्या। तो जैसे स्टोरी बुक्स होती है, कहानी की बुक्स होती है, वैसे ही बायोलॉजी एक बुक्स है। लेकिन कहानी की बुक्स में कहानियाँ होती है, तो बायोलॉजी की बुक में भी कहानी है। बट कौन सी कहानी? ये कहानी है धरती पे, अर्थ पे लाइफ की कहानी, कि कैसे आई लाइफ, हम कैसे आए, हमारा एग्जिस्टेंस कहाँ से हुआ, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, लाइफ की जहाँ पे बातें होंगी वो बायोलॉजी है। दैट स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये बायोलॉजी। फिर बात आती है कि हम ये देखते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो इंसान हो, फिर वो गाय हो, फिर वो जानवर हो, फिर वो बंदर हो, कुछ भी, कोई भी जानवर, मतलब जो आप सोच सकते हो, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, एवरीथिंग जो आपके माइंड में आती है, कभी ना कभी डेथ होता है। हर ऑर्गेनिज्म का, हर इंडिविजुअल का डेथ होता है। लेकिन फिर भी उस स्पीसीज़ का, उस ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यूटी इस अर्थ पे मेंटेन है। ह्यूमन ख़त्म हो रहा है, ह्यूमन की मौत होती है, फिर भी ह्यूमन है धरती पे। आप एक बात सुनो कि मैं ये आपको बोलती हूँ कि मान लो कि ये पूरा अर्थ, मतलब होल वर्ल्ड में सिर्फ आपकी मम्मी और आपके पापा हैं, और कोई नहीं, कुछ भी नहीं ह्यूमंस में, और उनके कोई बच्चे भी नहीं हैं। और फिर एक टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती है। फिर आप ये सोचो, जब उनकी डेथ हो गई तो फिर ह्यूमन ख़त्म, ह्यूमन होगा ही नहीं ना। तो फिर बात ये आती है कि जब मतलब इंसान की मौत हो रही है, फिर भी इंसान है। प्लांट ख़त्म हो रहा है, प्लांट की डेथ हो जाती है, प्लांट ख़त्म हो जाता है, प्लांट सूख जाता है, फिर भी पेड़ पौधे हैं। तो ये कैसे होता है? दिमाग में आता है कि अच्छा, ये हुआ कैसे? तो ये है रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन मतलब कि अपने जैसे या अपने से थोड़ा डिफरेंट, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को जन्म देना ही रिप्रोडक्शन है। री मतलब अगेन, और प्रोडक्शन मतलब जनन या उत्पत्ति, दैट इज रिप्रोडक्शन। फिर बात करते हैं, जब रिप्रोडक्शन आता है तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और यही एक चीज़ है, रिप्रोडक्शन ही है जो ये हमारे कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ को मेंटेन करता है। आप देखो, आपके सबसे, मतलब आपके दादाजी थे, आपके दादाजी हैं या थे, जो भी आपके दादाजी थे हैं, उनके पापा थे, फिर उनसे आपके दादाजी हुए, फिर उनसे आपके फादर हुए, आपके फादर से अभी आप लोग हो, फिर आप लोगों के बाद भी आप लोगों की जनरेशन होगा, उसके बाद भी जनरेशन होगा। देख रहे हो, पीछे से चीज़ें ख़त्म होती जा रही, पीछे से हमारे एंसेस्टर ख़त्म होते जा रहे हैं, फिर भी ये चेन चलते ही जा रहा। तो ये चेन, दैट मीन्स ये कंटिन्यूटी जो है वो रिप्रोडक्शन के वजह से ही है। और ये 2 तरह से होता है। देखो यहाँ लिखा है कि ईच इंडिविजुअल लिव्स इट प्रोजनी बाई सेक्शुअल और ए सेक्शुअल मीन्स, वो सेक्शुअल और ए सेक्शुअल मीन्स से ये हर कोई अपनी प्रोजनी छोड़ के जा रहा है। फिर बात आती है कि जब ये 2 तरह के होते हैं, या एक तो पहला ये कि एग्जैक्ट कॉपी दे, जो माँ बाप के जैसे एग्जैक्ट कॉपी हो, बच्चे एग्जैक्ट कॉपी हो अपने माँ बाप के जैसे, और थोड़ा डेविएशंस हो। तो वैसे ही रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है, एक सेक्शुअल और एक ए सेक्शुअल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, जिसमें कि 2 ऑर्गेनिज्म, देखो ये हम मानते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये एक ऑर्गेनिज्म है, दोनों की मैटिंग हुई, फिर इससे जाइगोट बना,
अच्छा ठीक है, इससे जाइगोट बना और इस जाइगोट से अच्छा इस जाइगोट से देखो ये एक ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म, दोनों से इन्होंने ये किया, मेटिंग हुई इनकी, ये जाइगोट बना। जाइगोट, एक मिनट, जाइगोट फिर जाइगोट डिवाइड किया, फिर एम्ब्रियो बना और फिर एम्ब्रियो से ऑफस्प्रिंग बन गया। तो ये देखो कि ये जो ऑफस्प्रिंग है, फिर देखो ये जो ऑफस्प्रिंग है, ये जो ऑफस्प्रिंग आया, ये दोनों के रिकॉम्बिनेशन से हुआ, दोनों के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उस बच्चे में आया। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो दो का हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक दो कलर लिया, ठीक है, दोनों कलर को मिक्स किया तो एक तीसरा कलर बनता है। तो वैसे ही जब दो पेरेंट की मेटिंग होती है तो तीसरी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है जो कि थर्ड होती है, और वो उनमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है और वो वेरिएशंस शो करता है। और जब वो वेरिएशन शो करेगा तो वो अडाप्टेशंस भी शो करेगा, उसमें वो अडाप्टेशन शो करेगा, उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होंगे, उसमें वेरिएशंस होंगे। तो वो नेचर में हो रहे, कल को मान के चलो कि कल को कुछ ऐसा होता है तो मतलब इवन ये बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेस्ट है, बिकॉज इसमें वेरिएशंस होता है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है और वेरिएशंस होती है। तो इन सब वजह से हम इसको बोलते हैं कि जेनेटिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बेस्ट होता है। फिर यही चीज़ है कि जब हम इस यूनिट को पढ़ते हैं तो इस यूनिट में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें 4 चैप्टर्स पढ़ने को मिलेगा। दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जब हम तो पहले हम देखेंगे कि हर प्लांट, एनिमल, सब में रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि किस में क्या होता है, कैसे होता है, रिप्रोडक्शन से पहले का पीरियड्स क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन के बाद के सेनेसेंस बूढ़े क्यों हो जाते हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम कि फिर उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे प्लांट में रिप्रोडक्शन का, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। हमने भी बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेस्ट मेथड है रिप्रोडक्शन का, तो वो प्लांट में कैसे होता है। फिर ह्यूमंस में हम रिप्रोडक्शन देखेंगे कि हम लोग कैसे आए, हमारे मतलब बहुत सारी चीज़ें। फिर हम ये पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कितना इग्नोर करते हैं। हम जानते हैं कि हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है, तो उसी में हम इस सब चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो अब बात आते हैं, उसके बाद दूसरी पैराग्राफ में आते हैं। तो हमें इन महानुभाव जिनका नाम है पंचम माहेश्वरी, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना। इनको सिर्फ हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं। इन्होंने बुक लिखा था, एंड ये सब आपके लिए जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि नहीं आता है सब, बस आप इतना जान लो कि फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं पंचम माहेश्वरी को। ये संदीप माहेश्वरी नहीं है, तो गलती मत कीजिएगा, पंचम माहेश्वरी है, ये प्रोफेसर पंचम माहेश्वरी इनका नाम था पूरा। तो अब इस सीरीज़ में सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की। तो देखो कि हमें ये पता है कि हर ऑर्गेनिज्म, कोई एक ऑर्गेनिज्म में तो हमेशा के लिए धरती पे नहीं रहेगा, एक टाइम बाद उसकी मौत निश्चित है। तो वही कहता है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, वही कहलाता है लाइफ स्पान, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ जो है, बर्थ से लेकर उसका जो नेचुरल डेथ है, उसके बीच की जो टाइम पीरियड होती है उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पान। और ये ऑन एवरेज लिया जाता है, ऐसा नहीं हम बोल सकते कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम ये बोलते हैं कि ह्यूमन को लेते हैं, हम अपने आप को एग्जांपल लेते हैं कि अगर उनके लाइफ स्पान को मानते हैं कि 70 साल है, तो अब ये नहीं कि हर इंसान 70 साल ही जिएगा, ऑन एन एवरेज 70 से 75, फिर 60 to 70, ऐसे अभी के टाइम में 60 to 70 ईयर, मतलब 60 से 70 साल ऑन एन एवरेज माना गया कि इतनी एवरेज लाइफ स्पान है इंसान की। लेकिन अब कोई आदमी अगर उसकी मौत हो जाती है, एक्सीडेंट से मर गया, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि उसका लाइफ स्पान इतना ही, हम एक एस्टिमेट लेके चलते हैं, हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि ह्यूमन का एवरेज लाइफ स्पान 60 से 70 साल है अब के टाइम। तो वही कहता है, फिर कहता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है
उसकी डेथ निश्चित है नहीं। और जब हम ये हर मैन इज मोर्टल, हर इंसान जो भी है उसकी डेथ है, तो फिर और ये भी बात है कि कोई एक दिन, किसी का लाइफ स्पान एक दिन का भी हो सकता है और किसी का 100 साल भी हो सकता है। तो वही चीज़ कहता है, क्या कहता है कि लाइफ स्पान ऑफ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन, देखेंगे हम आगे चल के, सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कहता है कि हम एक दिन की, हमने बताया ना कि लाइफ स्पान एक दिन का भी हो सकता है, वो मे फ्लाई होता है जिसका एक दिन का होता है। फिर अगर हम जानते हैं कि टॉर्टवाइज का लाइफ स्पान 100 से 150 ईयर्स का होता है, तो वही कहता है कि लाइफ स्पान एक दिन का भी हो सकता है और 100 साल का, 150 साल तक का भी हो सकता है। तो अब ये बात आती है कि क्या ज़रूरी है कि लाइफ स्पान साइज़ के साथ कोरिलेट करे, मतलब ये कि जो जितना लंबा होगा, चौड़ा होगा, बड़ा होगा साइज में, उसकी लाइफ स्पान ज़्यादा होगी और जो ज़्यादा छोटा होगा उसकी लाइफ स्पान कम होगी। तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ लिख दिया है कि देखो यहाँ लिखा है कि लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट कोरिलेट विद देयर साइज के साथ लाइफ स्पान कोरिलेट नहीं करता है। अब एग्जांपल सोचो, हम एक पैरोट को लेते हैं और एक क्राउ को लेते हैं। इसमें दिया ही है ये चीज़ें, देखना ही आप, इसमें पढ़ना ही दिया है कि क्राउ को लेते हैं और हम पैरोट को लेते हैं। क्राउ का ऑन एवरेज 15 ईयर्स होता है और पैरोट का ऑन एन एवरेज 140 साल होता है क्राउ का। तो लगभग देखो ये है, एक मिनट, ये है पैरोट, सॉरी ये है क्राउ और ये है पैरोट, दोनों का ऑन एन एवरेज साइज सेम ही है, बट लाइफ स्पान देखो कितने का डिफरेंस हो गया। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि लाइफ स्पान जो है वो साइज के साथ कोरिलेट करेगी। अब ये बात आती है कि हमने ये बोला कि लाइफ स्पान जो है वो हर इंसान की मौत निश्चित है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो कि इमोर्टल है। लेकिन जब बात आती है इस सेलुलर ऑर्गेनिज्म की या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो भाई वो एक्सेप्शंस हैं। क्योंकि अब वो मरते नहीं है, बात आती है मरते नहीं, तो फिर उनका होता क्या है। देखो जैसे वो ये एक मानते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कुछ टाइम बाद इन्होंने क्या किया, ग्रो किया और ये डिवाइड होगा 2 में। तो देखो ये तो इनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया ना, ये प्रोजेनी में चेंज होगा। तो वही है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती है, वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हो ऑफस्प्रिंग में। तो मान के चलो, देखो इनका तो एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया, अब ये 2 पेरेंट डॉटर सेल होगा, इनका तो एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया। तो वही है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती है, वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। तो फिर अब ये बात आती है कि हम ये देखते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि लाइफ जो है धरती पे या अर्थ पे कितने टाइम से, अगर ह्यूमन के बारे में ही सोचे तो हमारे दादा, हमारे पापा, उसके पापा, उनके पापा, उनके पापा, मतलब कितने पीछे से आए, हमारे कितने एंसेस्टर्स रह चुके हैं। तो ये सब आए कैसे? तो ये जो कंटिन्यू, हमने पहले भी बात किया कि ये कंटिन्यूटी जो है, कंटिन्यूटी को मेंटेन करने का काम करता है, कंटिन्यूटी को मेंटेन करने का काम रिप्रोडक्शन करता है। फिर इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जिस आते तो इससे क्वेश्चंस नहीं है, बट इसमें जैसे कि हम मान के चलते हैं डॉग का इसमें बहुत सारे आपको, बट इसमें बहुत सारे आपको डेविएशंस मिलेंगे इस एग्जांपल्स में, जैसे कि, बट हम बात करते हैं क्रोकोडाइल्स की, जो दिया हुआ है हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। क्रोकोडाइल्स की बात करते हैं, इनका 60 ईयर लाइफ स्पैन होता है, 60 साल का होता है। हॉर्स का भी 60 ईयर होता है, ये दोनों का सेम होता है। ये गाय 25 साल इनकी होती है। बनाना ट्री इनकी भी 25 साल होती है। बटरफ्लाई 1 से 2 साल होती है। डॉग अमूमन 15 से 20 साल होता है। एलिफेंट भी ऑलमोस्ट 60 ईयर के बीच का होता है। ये भी 5 से 7 साल रोज का होता है। बट फ्रूट फ्लाई जो है ये 30 दिनों का होता है। बनाना ट्री ये 200 साल का होता है। हाँ, 200 साल का बनाना ट्री होता है। राइस 3 से 4 महीने का होता है। तो यही है, ये आप गूगल कर लेना बेस्ट है, क्योंकि मैंने ये बताया, फिर कोई टीचर और अलग बताएंगे, फिर आपको गूगल और बताएगा। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शंस होते हैं, इसलिए पूछते नहीं हैं एग्ज़ाम में, बट हाँ जो इसमें दिया गया है वो पूछते हैं। फिर अब हम बात करते हैं इस चैप्टर्स, इसमें आते हैं हम
देखो अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो देखो रिप्रोडक्शन जो है ये कहता है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऑब्वियस सी बात है, जब भी आई रिप्रोडक्शन की बात तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है वो यंग वंस को जन्म देता है, गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब कि वो उनके जैसा ही होता है। हम लोग आदमी के बच्चे हैं तो हम लोग आदमी के जैसे दिखते हैं, काऊ का बच्चा गाय का बच्चा गाय के जैसे दिखता है, एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट के बच्चे के जैसे दिखता है। तो लेकिन डेविएशन थोड़े ना थोड़े, हम एग्जैक्ट अपने मम्मी पापा के जैसे नहीं दिखते, हम थोड़े उनसे थोड़े मिलते जुलते होते, थोड़े उनसे डिफरेंट होते। तो या तो हम और फिर या तो बहुत, जैसे देखो आम के पेड़ से आम का पेड़ ही बनता है। तो वही बात कि सिमिलर टू इटसेल्फ, प्रोजनी जो होती है, ऑफस्प्रिंग जो होता है वो अपने पेरेंट्स के जैसा ही होता है। द ऑफस्प्रिंग ग्रो टर्न एंड प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। देखो एक साइकिल चलता है, देखो मान के चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, अच्छा रुको, देखो ये हम छोटे थे, अरे यार बहुत डिफ़िकल्ट है सब चीज़ें। देखो जब हम छोटे थे, हम ये अरे यार सॉरी, देखो हम छोटे थे, ठीक है, अभी हम बड़े हुए, मैच्योर हुए, फिर उसके बाद हमारे बच्चे होंगे, फिर हमारी डेथ हो जाएगी, बस यही तो साइकिल चलता है। जब हम छोटे थे, फिर हम मैच्योर हुए, फिर हमारा अगला जनरेशन आया, रिप्रोडक्शन हुआ, फिर हमारी डेथ हो गई। यही चीज़ सब में चलता है, और ये एक साइकिल है जो सब में चलता है। कहता है देयर इज़ अ साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड डेथ। बर्थ हुआ, ग्रोथ हुआ, ऑफस्प्रिंग हुआ, फिर डेथ हो गई। तो साइकिल है बर्थ ग्रोथ डेथ, तीन ही चीज़ है लाइफ में, और पता नहीं फिर ये चौथी चीज़ है पढ़ना लिखना कहाँ से आ गया पता नहीं। फिर कहता है कि देखो रिप्रोडक्शन इज इनेबल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये जो रिप्रोडक्शन है ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन के में कंटिन्यूटी को बना के रखता है। फिर you will study later in chapter 5 principle of inheritance and variation, how genetic variation is created and inherited during रिप्रोडक्शन। अब ये सब हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि वेरिएशंस क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे। हमें जानते हैं कि लास्ट डाइवर्सिटी है। अब बात आती है डाइवर्सिटी किसको बोलते हैं, कि तो आप जितने मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन एज डाइवर्सिटी। जितने तरह के ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे हैं वो डाइवर्सिटी कहलाती है। तो हर ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन की अलग अलग मैकेनिज्म है, हर कोई अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीप्लाई करता है। और ये चीज़ें किस पे डिपेंड करती है कि वो ऑर्गेनिज्म किस हैबिटेट में रहता है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है, और बहुत सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। तो समझ में आई कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा ये डिपेंड करेगा कि उसकी वो कहाँ रहता है, ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट क्या है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर कि देखो फिर बात हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज़ ऑफ टू टाइप। मतलब कि कितने देखो अगर दो ऑर्गेनिज्म के इन्वॉल्वमेंट से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। अगर सिंगल पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से ऑफस्प्रिंग हो रहा है तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो कहता है व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। कि एक पेरेंट के से इन्वॉल्व हुआ और उनसे ऑफस्प्रिंग बन गया। जब ऑफस्प्रिंग बनता है तो या तो गैमीट बना और या तो नहीं बना। लेकिन गैमीट फ्यूज़ नहीं करेगा, बनेगा लेकिन इसमें गैमीट का फ्यूज़न नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे एसेक्सुअल। जब दो पेरेंट जो कि अपोजिट सेक्स के, नॉट सेम सेक्स, participate in reproductive process and also involve fusion of male and female gamete is called sexual reproduction। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसके आगे हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.